हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे ना। तो अब स्टार्ट करेंगे कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है और हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी वो कौन सी क्लास हुई थी। हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी वो कौन सी क्लास हुई थी, रेयान की ना। रेयान के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेयान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कैसा मानव निर्मित प्रथम कैसा रेशा है, सेल्यूलोजिक रेशा है ना। और हम लोगों ने यहीं पर हम लोगों ने ये भी समझा था कि जब हम लोग नायलॉन पढ़ेंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि ये मानव निर्मित प्रथम रासायनिक रेशा है, रासायनिक रेशा है। और ये जो है 19वीं शताब्दी का चमत्कार है, शताब्दी का चमत्कार है। और ये जो है, ये नायलॉन जो है, ये 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। तो हम लोगों ने क्या समझा, जो रेयान है वो 19वीं शताब्दी का चमत्कार है और नायलॉन जो है वो 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। अगर पूछा जाए कि मानव निर्मित प्रथम रासायनिक रेशा कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे कि नायलॉन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेयान जो है मानव निर्मित प्रथम सेल्यूलोजिक रेशे के बारे में पूछेंगे वह कौन सा रेशा है तो आप बोलेंगे रेयान। तो जो ये रेयान आया था ना, ये कब क्यों आया था कि जब हम लोग मतलब रेयान का जो है ये निर्माण कब हुआ था, क्योंकि जो रेशम होता है ना, इसके मतलब इसके बराबरी को करने के लिए मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं रेयान जो एक तरीके से क्या है वो रेशम की नकल है ना। रेशम जो है वो कि क्या होता है, बहुत महंगा होता है, जो कि आम जनता जो है, जो आम जनता होती है उसको मतलब नहीं ले पाती है, नहीं खरीद सकती है, वो बहुत महंगा होता है रेशम। और रेशम जो है, रेशम का उत्पादन कौन से कीड़े से होता है, रेशम किस कीड़े से बनता है, किस कीड़े को मार कर बनता है या किस कीड़े के द्वारा बनता है, तो उसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि रेशम का उत्पादन करने के लिए इस कीड़े को बहुत बड़ी मात्रा में इसको मारना होता है ना, या बहुत बड़ी मात्रा में आप इसको क्या करेंगे, इसका पालन करेंगे, तब किसी तरीके से आपको किस चीज़ की अच्छी रेशम की प्राप्ति आपको मतलब रेशम की प्राप्ति होगी। तो क्या होता था कि और ये क्या है, इसी वजह से ये बहुत महंगा था और इसके महंगे की वजह से इसको क्या है आम जनता नहीं खरीद पाती थी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे रेशों का राजा ना, रेशों की रानी बोलते हैं ना, कि वस्त्रों की रानी कौन है कि रेशम है। और अगर बात की जाए तो इसी की नकल करके क्या बनाया गया, रेयान बनाया गया। रेयान जो है ना ये इसी की नकल करके, रेशम की नकल करके बनाई गई। और रेयान बनाने का एक मतलब ये भी था कि जिससे कि सभी जो आम जनता है वह उसके मतलब क्या करे कि उसको खरीद सके। और इसीलिए जब रेयान का निर्माण किया गया तो इसके लिए मतलब कई लोगों ने कई आप कह सकते हैं कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया था। और जानते ही हैं कि ये बहुत चमकदार होता है, यह चमकदार रेशा होता है ना। और इस पर क्या है कि इसकी जो चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, टिटेनियम और कल सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, टिटेनियम डाइऑक्साइड। अगर आप अभी इसको पढ़ेंगे ना नायलॉन को, तो भी आप इसको पढ़ेंगे कि इसकी चमक को, नायलॉन की चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। और रेयान पर जल्दी क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े ये सब नहीं लगते हैं, ना। और हम लोगों ने रेयान के बारे में क्या पढ़ा था कि रेयान जो है ये आज के समय में जो आप मतलब इसकी तोड़ में इसकी नकल करके, रेशम की नकल करके रेयान को बनाया गया था, जिससे कि क्या है कि आम जनता जो है इसको खरीद सके। और अब जो है ये रेयान जो आप मतलब काफ़ी हद तक क्या है कि रेशम से मिलता जुलता है। तो ये सब हम लोगों ने क्या पढ़ा था रेयान के बारे में। रेयान जो है वो कब का चमत्कार है, 19वीं शताब्दी का चमत्कार माना जाता है। अच्छा, अब क्या बात करेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आज नायलॉन के बारे में।
अब ये नायलॉन क्या है इसके बारे में देखते हैं। नायलॉन, तो जब हम लोगों ने रेयान पढ़ा था तो हम लोगों ने ये समझा था कि रेयान जो है वो सेमी केमिकल है, मतलब उसमें कुछ मात्रा में 50% आप कह सकते हैं केमिकल होता है और 50% केमिकल नहीं होता है। लेकिन जो नायलॉन है ना ये पूरी तरीके से केमिकल है, ये पूरी तरीके से केमिकल से ही, रासायनिक पदार्थ से ही निर्मित है ना। तो इसमें क्या है कि नायलॉन के बारे में क्या पढ़ेंगे, ये मानव निर्मित प्रथम रासायनिक रेशा है। तो मानव निर्मित प्रथम रासायनिक रेशा है ना। मानव निर्मित प्रथम रासायनिक रेशा कौन सा है, नायलॉन है, और रासायनिक जगत का ये पहला रेशा माना गया है। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक जगत का, अगर ये पूछा जाए कि रासायनिक जगत का पहला रेशा कौन है, पहला रेशा कौन है, तो आप क्या बताएंगे, तो भी आप कहेंगे कि नायलॉन है। चाहे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, मानव निर्मित का प्रथम रासायनिक रेशा, तो भी नायलॉन है, और रासायनिक जगत का पहला रेशा कौन है, तो भी आप क्या कहेंगे कि नायलॉन है। और ये क्या है, ये पूरी तरीके से किससे बना है, ये पूरी तरीके से किससे बना है, रसायन से बना है, रसायन से बना है ना। और ये जो रेयान था वो 20वीं शताब्दी का चमत्कार था, नायलॉन जो है ये 20वीं शताब्दी का चमत्कार है, 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। तो ये क्या है, 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। और इसमें जो होती है ना नायलॉन में अवशोषक क्षमता, अवशोषक क्षमता का क्या होता है, अभाव होता है। आप क्या करेंगे कि नायलॉन को, कपड़े को लेंगे, नायलॉन के कपड़े को, तो आप उसमें पानी में आप उसको डिप करेंगे, उसको आप झाड़ देंगे ना, तो पानी जो है वो पूरा निकल जाएगा। मतलब आपने क्या किया, जो नायलॉन के कपड़े होते हैं वो मतलब क्या है, पानी को अवशोषित नहीं करता, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो क्या करता है, आप पानी में उसको डिप करेंगे, उसके बाद आप पानी को झाड़ देंगे तो पानी क्या है, निकल जाएगा। तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अवशोषक क्षमता का अभाव होता है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि ये क्यों पानी इस तरीके से निकल जाता है। देखिए हम लोग समझेंगे जो रासायनिक जगत के रेशे होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, और जो प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं, उन दोनों में मतलब पानी को अवशोषित करने की क्षमता अगर पूछा जाए इन दोनों में किसमें होती है, तो किसमें होती है कि प्राकृतिक जगत के रेशे में। अभी उसके बारे में भी बात होगी। तो पहले क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि अवशोषक क्षमता का अभाव किसमें होता है, नायलॉन में होता है। और क्या देखते हैं कि इसकी मांग जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा इसे क्या कहते हैं, इसे जादुई रेशा कहते हैं, इसे जादुई रेशा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे जादुई रेशा कहते हैं। इसे वॉश एंड वियर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे वॉश एंड वियर कहते हैं ना। ये पानी को मतलब पानी को क्या करता है, ये पानी को सोखता नहीं है और ना ज़्यादा गंदा होता है। ये पानी सोखता नहीं है, न ही ज़्यादा गंदा होता है, न ही ज़्यादा गंदा होता है। इसके रेशे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या होती है कि केयर की ज़रूरत नहीं
पड़ती है। अब इस पर बात करेंगे तो इस पर क्या है, कीड़े नहीं लगते, इस पर कीड़े नहीं लगते हैं। इस पर क्या नहीं लगते, इस पर कीड़े नहीं लगते हैं। इस पर क्या, फफूंदी नहीं लगती है, फफूंदी नहीं लगती है। इस पर कीड़े नहीं लगते, फफूंदी नहीं लगती है। यह बहुत टिकाऊ होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है। इसे जीवन सुगम्य रेशा कहते हैं, इसे जीवन सुगम्य रेशा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जीवन सुगम्य रेशा बोलते हैं। इस रेशे में क्या होते हैं, दाग नहीं लगते हैं, दाग नहीं लगते हैं। इस रेशे में दाग नहीं लगते हैं। और अगर मतलब अब हम लोग इतना देखते हैं, पहले इसको समझते हैं कि नायलॉन को क्या बोलते हैं। नायलॉन जो है ये मानव निर्मित प्रथम रासायनिक रेशा है। रासायनिक जगत का प्रथम रेशा कौन है, नायलॉन है। इतना हम लोगों ने समझा। ये पूरी तरीके से रसायन से बना है ना, इसमें बिल्कुल भी क्या है, प्राकृतिक चीज़ें जो है वो मतलब निर्मित नहीं की गई हैं, मतलब कोई चीज़ वो नहीं डाली गई हैं, लेकिन इसमें सारी चीज़ें क्या डाली गई हैं, रसायन चीज़ें डाली गई हैं, रासायनिक चीज़ें। और ये 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। यही पूछ लिया जाए रेयान तो 19वीं शताब्दी का चमत्कार है। अवशोषक क्षमता का अभाव होता है, बिल्कुल भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और इसकी मांग जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब क्या होती है कि नहीं होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे जादुई रेशा के नाम से जानते हैं। और देखिए इसे वॉश एंड वियर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे वॉश एंड वियर कहते हैं। ये पानी सूखता नहीं है, ना ही ज़्यादा गंदा होता है। तो आप जानते हैं कि आज की जो लाइफ हो गई है भागम दौड़ वाली, तो उस लाइफ में अगर बहुत मतलब कुछ अभी कपड़े देखिए, सब लोग कहते हैं अरे मतलब जैसे जिस हिसाब से जिसका वर्क होता है तो कहते हैं अरे मुझे इससे धूल मिट्टी में काम करना है, मुझे भाग दौड़ करना है, मुझे यहाँ जाना है, मैं वाइट कपड़े नहीं पहनूंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो सब लोग ऐसे कपड़े पहनना चाहते हैं ना कि जो आज की भागम दौड़ वाली ज़िंदगी में जिस पर दाग ना लगे, दाग जो है आसानी से साफ़ हो जाए, और क्या है कि बहुत गंदा ना हो, जल्दी गंदगी उस पर दिखे ना। तो सारी चीज़ें सब अपनी सुविधा के अनुसार सोच कर उसके बाद क्या है कि कपड़े का चुनाव करते हैं। आप जब भी कपड़े का चुनाव करते होंगे तो आप बताइए किन किन चीज़ों का कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि आप कपड़े का चुनाव करते होंगे। आप ये भी सोचते होंगे कि अगर गर्मी है तो गर्मी के कपड़े रहें, उसको पहनने पर बहुत ठंडक ना लगे ना, उसको पहनने पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, अभी देखिए आप गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म वाले कपड़े पहनिए तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब खुद बेचैनी होगी। आप तो मतलब हर चीज़ को मौसम के अनुसार आप चुनाव करते हैं। आप अपने शरीर के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना चुनाव करते हैं। मतलब क्या सोचते हैं कि आपको जैसा वर्क करना है, अभी आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लीजिए तो भी देखिए आपको जैसे आराम नहीं मिलेगा ना। आप अभी बहुत टाइट कपड़े पहन लीजिए तो भी आपको आराम नहीं मिलेगा। तो मतलब आपकी हर चीज़ें क्या होती हैं कि हर टाइम मतलब ये चीज़ें होती हैं। अभी देखिए किसी को जिम वगैरह करना रहता है तो वो कपड़े अलग होते हैं ना, किसी को मॉर्निंग वॉक करना है, वो जा रहे हैं तो वो कपड़े अलग हैं, कि जिससे अभी कोई मतलब ये क्या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो वो भी कपड़े अलग हैं। तो हर चीज़ क्या है कि अपने अगर कपड़ा व्यक्ति आज पहन रहा है, सोचता है तो वो अपनी सुविधा अनुसार पहनता है ना। आप जैसे फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से कपड़े के कलर का भी चुनाव करते हैं। वाइट कपड़े कोई नहीं पहनना चाहेंगे, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहेंगे जिस पे क्या है दाग लग जाए आसानी से। तो हर चीज़ समझ के, इसी वजह से इसे क्या होता है ये वॉश एंड वियर कहते हैं। मतलब इसमें क्या धुलने में और पहनने में हर चीज़ में आसानी होती है ना। ये पानी को सोखता नहीं है, ना ही ज़्यादा गंदा होता है, ये हर चीज़ में क्या है आरामदेह है। इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पर क्या है कीड़े नहीं लगते, फफूंदी नहीं लगती है, यह दाग नहीं लगता है, और क्या ये बहुत टिकाऊ होता है। इस सब की वजह से मतलब आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ये हर चीज़ में बहुत सही है। इसी वजह से इसे जीवन सुगम्य रेशा कहा जाता है। तो काफ़ी चीज़ें आप लोग समझे होंगे, हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। हमने काफ़ी अच्छे से इसको समझाया। अब आगे देखते हैं कि फादर ऑफ नायलॉन कौन है। देखिए अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था कि फादर ऑफ रेयान के बारे में ना, तो उसके फादर रेयान के फादर कौन थे, तो वो कौन थे, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ना। अब फादर ऑफ नायलॉन की बात होगी तो फादर ऑफ नायलॉन कौन है, तो ये अमेरिका के हैं और ये कौन है, कैरोथर्स है।
ऑफ नायलॉन कौन है? ये अमेरिका के हैं, अमेरिका के हैं ना। ये कहाँ के हैं फाइबर ऑफ नायलॉन? अमेरिका के हैं। और कौन है? कैरोथर्स हैं। कैरोथर्स हैं। फादर ऑफ नायलॉन अमेरिका के हैं। कौन है? कैरोथर्स हैं। तो हम लोगों ने इसको समझा कि ये अमेरिका के हैं और कैरोथर्स हैं जिन्होंने नायलॉन की खोज की थी। अगर यही पूछा जाए आपसे कि नायलॉन के जन्मदाता देश, नायलॉन क्या का जन्मदाता देश, अगर इस तरीके से क्वेश्चन किया जाए तो आप क्या कहेंगे? नायलॉन का जन्मदाता देश कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। नायलॉन के पिता कौन है? कि कौन है? कैरोथर्स है। तो हम लोगों ने ये देखा। अब देखिए बिना प्राकृतिक सामग्री के बना हुआ रासायनिक रेशा कौन है? कि नायलॉन है। बिना प्राकृतिक सामग्री के बना हुआ रासायनिक, बिना प्राकृतिक सामग्री के बना हुआ रासायनिक, बिना प्राकृतिक सामग्री के बना हुआ रासायनिक रेशा कौन है? नायलॉन है। नायलॉन है ना। ये रसायन शास्त्री थे। क्या है कि इनका बड़ा क्या था कि इंटरेस्ट था किसमें पॉलीमराइजेशन में। तो हम ये समझेंगे पॉलीमराइजेशन होता क्या है और कौन रसायन शास्त्री थे। ये क्या था? कैरोथर्स। ये क्या थे? ये रसायन शास्त्री थे। रसायन शास्त्री थे। इनका इंटरेस्ट किसमें था? पॉलीमराइजेशन में था। इनका इंटरेस्ट किसमें था? पॉलीमराइजेशन में। ये रसायन शास्त्री थे। इनका इंटरेस्ट किसमें था? पॉलीमराइजेशन। मतलब पॉलीमराइजेशन होता क्या है? इसका अर्थ होता है अणुओं का जुड़ना। अणुओं का जुड़ना यानी क्या होता है कि मतलब अणुओं का जुड़ना मतलब एक लाइन में क्या किया जाता है कि रासायनिक जो प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है कि छोटे छोटे अणुओं को, अलग अलग अणु को क्या किया जाता है कि एक लीनियर फॉर्म में ना, लीनियर फॉर्म में क्या किया जाता है? पास में अणुओं को जोड़ा जाता है। अणुओं का जुड़ना यानी कि एक साथ क्या होते हैं कि यानी अणु जो होते हैं वो एक साथ एक लाइन में जुड़े होते हैं। यही क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। मतलब सब पास में एक लाइन में जुड़े हुए हैं। इसी से क्या बनता है? इसी से नायलॉन बनता है। तो ये क्या है? हमने क्या समझा कि फादर ऑफ नायलॉन कौन है? कैरोथर्स हैं। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और नायलॉन का जन्मदाता देश कौन है? अमेरिका है। और इनके पिता जो हैं वो कैरोथर्स हैं। बिना प्राकृतिक सामग्री के बना हुआ रासायनिक रेशा कौन है? नायलॉन है। और रसायन शास्त्री थे कौन? कि कैरोथर्स। इनका इंटरेस्ट किसमें था? पॉलीमराइजेशन का अर्थ क्या होता है? अणुओं का जुड़ना। एक ही लीनियर फॉर्म में, एक ही लाइन में क्या होते हैं कि इस सब एक साथ अणु को मिलाकर जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन कहलाती है ना। अब एक चीज़ और समझेंगे। हमने क्या समझा था? हमने अभी स्टार्टिंग में ही बात की थी क्या कि जो प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं उसमें क्या धूल गंदगी जो होती है वह ज़्यादा जमती है। क्या यह सही है? प्राकृतिक जगत के जो रेशे होते हैं उसमें धूल गंदगी ज़्यादा जमती है। उसकी अपेक्षा जो रासायनिक जगत के रेशे होते हैं उसमें धूल गंदगी ज़्यादा नहीं जमती है। इसका रीज़न क्या है? क्या कारण है ऐसा कि या क्या ये सही है ऑप्शन? मतलब ये दोनों बातें क्या सही हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही हैं। जो प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं उसमें धूल गंदगी जो है वो ज़्यादा जमती है, लेकिन रासायनिक जगत के जो रेशे होते हैं वो उसमें धूल गंदगी नहीं जमती है। क्यों? अब इसकी बात हम लोग इसको यहाँ पर क्लियर करेंगे। हमने क्या कहा कि प्राकृतिक जगत के रेशे में गंदगी धूल ज़्यादा जमती है, जबकि रासायनिक जगत के रेशे में गंदगी धूल नहीं जमती है। प्राकृतिक जगत के रेशे में क्या हमने समझा? गंदगी धूल ज़्यादा
जमती है, जबकि इसकी अपेक्षा क्या है, जबकि रासायनिक जगत के रेशे में गंदगी, धूल नहीं जमती है। तो हमने क्या समझा कि प्राकृतिक जगत के रेशे में गंदगी धूल ज़्यादा जमती है, जबकि रासायनिक जगत के रेशे में गंदगी धूल नहीं जमती है। प्राकृतिक जगत के रेशे जो होते हैं ना, बहुत थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, कि जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि ये प्राकृतिक जगत का कपड़ा है, ये रासायनिक जगत का कपड़ा है ना। अब इसमें क्या है, इसके रेशे जो होते हैं ऐसे से आपस में ये ताना हो गया ना, ये क्या हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं, ये बाना हो गया। तो इसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहते हैं ये जगह, ये रेशे। इसमें क्या होता है, तो जो गंदगी धूल आती है ना, वो इसमें ये क्या है, बीच में ये सब बैठ जाती है। तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए गंदगी धूल के जाने की भी जगह रहती है, पानी भी ये एब्जॉर्ब करते हैं इनको, इसीलिए हम लोग पानी में डिप करने के बाद क्या करते हैं, अच्छे से निचोड़ देते हैं ना, तो पानी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि रेशे के बीच में क्या है, स्पेस है, और जो क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ बात की जाए रासायनिक जगत के रेशे की, तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल पास होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये रसायन द्वारा तैयार किए जा रहे हैं ना, हम लोग इनको जितना चाहेंगे उतना पास में सटा सकते हैं ना। ये देखिए इसे पास पास में एकदम होते हैं, ये बिल्कुल पास पास में होते हैं, जिससे क्या होती है, इनके स्पेस में जगह, इनके जो है, इनके जो मतलब वस्त्र होते हैं, इनसे जो तैयार किए जाते हैं, उसमें स्पेस नहीं होता। तो जब स्पेस नहीं रहेगा तो गंदगी नहीं जाएगी, और गंदगी नहीं जाएगी तो बिल्कुल मतलब पानी भी नहीं जाएगा, मतलब सब कुछ नहीं जाएगा। ये क्या करेंगे, ये ज़्यादा गंदगी और पानी नहीं एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसके क्या है कि इसके जो रेशे होते हैं ना, कि मतलब प्राकृतिक जगत के रेशे क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसमें क्या होता है कि धूल मिट्टी की जगह आकर ये क्या करते हैं कि जो खाली जगह होती है आकर बढ़ जाते हैं। जबकि रासायनिक जगत के सारे अणु जितने भी होते हैं ना, किसके द्वारा पास पास किए जाते हैं, पॉलीमराइजेशन के द्वारा ना। ये मतलब उसमें क्या किया जा रहा है, सारे अणु को इकट्ठा तो किया जा रहा है, एक लीनियर फॉर्म में उसको इकट्ठा तो किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मतलब क्या है कि गंदगी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब आप यही देख लीजिए कि कोई चीज़ है इस तरीके से ना, ये देखिए मेरे हाथ को देखिए आप, ये ऐसे है ना, ये देखिए इसमें स्पेस है ना। अभी जो इसमें स्पेस है तो सारी गंदगी क्या है यहाँ पर, मतलब आप पानी के छींटे मारिए, कुछ भी आप धूल ही फेंकिए, अभी कोई भी चीज़ आप स्प्रे करिए कोई चीज़ ना, तो आप क्या है कि मेरे फेस पे आएगी। लेकिन अगर हम यही इस तरीके से पास में कर दें, आप कोई चीज़ अब मेरे फेस पे आप करेंगे तो वो मेरे फेस पे आएगी, मतलब आप कोई चीज़ स्प्रे करिए तो आप मेरे फेस पे आएगी नहीं। तो ये क्या है कि जो रासायनिक जगत का रेशा है वो इस तरीके से होता है, बिल्कुल बिल्कुल सटा हुआ ना, बिल्कुल भी इसमें स्पेस नहीं होता है। लेकिन जो प्राकृतिक जगत का रेशा होता है ना, वो बिल्कुल भी क्या होता है, थोड़ा बहुत उसमें इस तरीके से होता है। देखिए ये दिख रहा होगा ना, तो ये क्या है, यही इसमें दोनों में अंतर है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि प्राकृतिक जगत के रेशे में धूल ज़्यादा जमती है, जबकि रासायनिक जगत के रेशे में गंदगी धूल नहीं जमती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, प्राकृतिक जगत के रेशे थोड़ी दूर दूर पर होते हैं। क्या होते हैं, प्राकृतिक जगत के रेशे थोड़ी दूर दूर होते हैं, जबकि रासायनिक जगत के रेशे में सारे अणु पास पास में होते हैं। और जिसमें क्या होता है, ये दूर दूर होते हैं, इसमें धूल गंदगी सब बैठ जाती है, ये पास पास में होते हैं, धूल गंदगी इसमें नहीं बैठ पाती है। अब आगे देखते हैं कि नायलॉन को क्या बोलते हैं कि थर्मोप्लास्टिक फाइबर कहते हैं। नायलॉन
को क्या बोलते हैं कि नायलॉन को नायलॉन को क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक फाइबर कहते हैं। इसे ताप सुगम्य रेशा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ताप सुगम्य रेशा कहते हैं। और इसमें क्या होती है? मजबूती और टिकाऊपन होता है। इसमें मजबूती और टिकाऊपन होता है। तो हमने क्या देखा? नायलॉन को थर्मोप्लास्टिक फाइबर कहते हैं, इसे ताप सुगम्य रेशा कहते हैं, और इसमें क्या होता है? मजबूती और टिकाऊपन होता है। और क्या देखेंगे कि 1935 फरवरी में 1935 कब? फरवरी में। तो हम लोग क्या देखेंगे? 1935 ईस्वी यानी फरवरी में क्या है? में ना 1935 में क्या? हेक्सामेथिलीन। क्या है? हेक्सामेथिलीन। 1935 में हेक्सामेथिलीन और क्या था? डाईएमीन। हेक्सामेथिलीन डाईएमीन तथा एडिपिक एसिड। क्या है? एडिपिक एसिड को मिलाकर नायलॉन बनाया गया। किसको मिलाकर नायलॉन बनाया गया? क्या मतलब कौन से ऐसे रसायन थे जिनको मिलाकर नायलॉन बनाया गया? तो वो क्या था? एक हेक्सामेथिलीन डाईएमीन था, दूसरा क्या था? एडिपिक एसिड को मिलाकर नायलॉन बनाया गया। मतलब इन दो रसायन का यूज करके नायलॉन को बनाया गया। और बना रेशा क्या है कि 66 यानी 66 पॉलीमर नाम से जाना जाता था। पॉलीमर नाम से जाना जाता था, क्योंकि दोनों रसायनों के कार्बन के 6 अणु जो हैं वो विद्यमान होते हैं। कौन से दो रसायन के? एक हेक्सामेथिलीन डाईएमीन था, दूसरा क्या था? एडिपिक एसिड। देखिए फिर से सुनिए कि नायलॉन रेशा कैसे बनाया गया। ये 1935 में फरवरी में यानी 1935 ईस्वी में हेक्सामेथिलीन डाईएमीन तथा एडिपिक एसिड को मिलाकर दो रसायनों का यूज करके दो रसायनों को मिलाकर क्या बनाया गया? नायलॉन बनाया गया। इतना हम लोगों ने समझा। उसके बाद इन दोनों के हेक्सामेथिलीन डाईएमीन के 6 अणु और एडिपिक एसिड के 6 अणु को मिलाकर बनाया गया था। इसी वजह से बना रेशा 66 पॉलीमर नाम से जाना जाता था ना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि नायलॉन कैसे बना, नायलॉन के पिता कौन है, नायलॉन पर पानी ऑब्जर्व करता है कि नहीं, प्राकृतिक रेशे क्यों पानी ऑब्जर्व नहीं करती, क्यों धूल कर प्राकृतिक रेशे पर क्यों धूल कर पानी जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व मतलब जम जाते हैं, और क्या है कि जो रासायनिक रेशे होते हैं उन पर क्यों नहीं होते। सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने समझी होंगी। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इतना हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं 1938 में। कब? 1938 में इसका नाम नायलॉन रखा गया। 1938 में इसका नाम नायलॉन रखा गया। और कब? 1940 में ना, 1940 में नायलॉन के वस्त्र बाजार में बिकने लगे। नायलॉन के वस्त्र बाजार में बिकने लगे।
तो आप लोग बताइए कि आप लोग कपड़े को पहनते हैं, लेकिन आप देखिए पहनते होंगे, कॉटन पहनते होंगे, लिनन पहनते होंगे, सब कुछ मतलब क्या है, नायलॉन पहनते होंगे, रेयान पहनते होंगे, सब कुछ पहनते हैं। लेकिन आप देखिए कि कपड़े को कैसे बनाया गया, कैसे क्या क्या डालकर कौन कौन रासायनिक रेशा है। तो मतलब ये क्या, अगर आप इसको सोचिए कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी ईज़िली समझ में आ जाएंगी ना, बहुत ही ईज़िली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और काफ़ी मतलब काफ़ी आप देखिए तो इंटरेस्टिंग है भी कि मतलब हम लोगों ने बहुत ही ईजी फॉर्म में हम लोगों ने समझा कि नायलॉन कैसे बना। ये रासायनिक रेशा है, मानव निर्मित प्रथम जो है वो रासायनिक रेशा है ना। इसमें क्या है, पूरा रसायन है, बिल्कुल भी क्या है, कोई भी प्राकृतिक जगत का कोई कुछ भी इसमें कोई भी पदार्थ वो नहीं ऐड किया गया है। इतना हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा कि नायलॉन को क्या किस नाम से जानते हैं, थर्मोप्लास्टिक फाइबर कहते हैं। नायलॉन को थर्मोप्लास्टिक फाइबर कहते हैं। ये सुगम्य रेशा है, क्योंकि आज की भागम दौड़ जिंदगी में इस पर क्या है, दाग धब्बे नहीं लगते, पानी ऑब्जर्व नहीं करता, धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं जमती है, सब कुछ से क्या है, इस पर कीड़े नहीं लगेंगे, फफूंदी नहीं लगेंगी, सब कुछ से बिल्कुल ये इस मामले में ठीक ठाक है, मतलब इस मामले में ये अच्छा है। और क्या है कि 1935 में फरवरी में ये क्या है कि हेक्सामेथिलीन डाईएमीन तथा एडिपिक एसिड को मिलाकर नायलॉन बनाया गया था। और दोनों के 6 कार्बन अणु जो होते हैं, यानी 66 पॉलीमर नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि दोनों के 6 कार्बन अणु मिक्स करके बनाए गए थे 1938 में। ये 1935 के बाद है, उसके 3 साल बाद क्या हुआ, उसका नाम नायलॉन पड़ा था। पहले तो रेशा बना दिया गया, 66 पॉलीमर नाम से जाना गया। उस टाइम क्या जाना गया, 66 पॉलीमर के नाम से जाना गया था। लेकिन 3 साल बाद ना, 3 साल बाद 1938 में उसका नाम क्या रखा गया, नायलॉन रखा गया। उसके बाद 2 साल बाद इसके वस्त्र बनकर आए और मार्केट में क्या है, बिकने लगे। और जो कि आज हम लोग क्या करते हैं कि उसको वेयर करते हैं ना। सारी चीज़ें हम लोगों की क्लियर हुई कि नायलॉन कब क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कब किसने इसकी शुरुआत की, कौन से रसायन को मिलाकर इसको बनाया गया, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर क्लियर होती हैं। अब आगे हम लोग और क्या देखते हैं कि नायलॉन प्रक्रिया क्या क्या, कौन सी प्रक्रिया की जाती है, उसके बाद नायलॉन बनकर तैयार होता है। नायलॉन प्रक्रिया, अब नायलॉन प्रक्रिया की बात करेंगे तो इसमें क्या है, हमने कौन से दो रसायन का प्रयोग किया था। पहला क्या है, पहला स्टेप हेक्सामेथिलीन डाईएमीन ना, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन प्लस इसमें क्या हम लोगों ने ऐड किया, एडिपिक एसिड को ऐड किया। हेक्सामेथिलीन डाईएमीन प्लस एडिपिक एसिड। उसके बाद क्या बना, नायलॉन साल्ट। मतलब क्या है कि नायलॉन लवण बना ना। उसके बाद क्या है कि ये मतलब ये क्या है, ये एक प्रकार का घोल ही है। नायलॉन लवण क्या है, ये एक प्रकार का घोल है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि घोल है। अभी हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ है, घोल प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे, इसी घोल को यानी नायलॉन सॉल्ट को, इसको क्या करेंगे कि इसको क्या करते हैं कि देखिए इसको क्या करते हैं, पहले ये देखिए ऑटोक्लेव में गर्म करेंगे। क्या करेंगे, ऑटोक्लेव में गर्म करेंगे। तो नायलॉन सॉल्ट को ऑटोक्लेव में गर्म करेंगे और इससे क्या प्राप्त होगा, इससे लीनियर सुपर ना ये, और क्या है कि मतलब इसके बहुलक प्राप्त होंगे। क्या है कि पॉलिनर,
ये क्या है, इसका मतलब इसके बहुलक मतलब कई अणु क्या हैं इसके प्राप्त हुए। अर्थात क्या है, हमने क्या समझा कि आप एक देखिए कि इसको हेक्सामेथिलीन डाइएमीन हमने लिया रसायन और एडिपिक एसिड हमने रसायन लिया, दोनों को हमने मिला दिया। हम लोगों को जब दोनों को मिलाएंगे तो हम लोगों को क्या एक प्रकार का घोल प्राप्त होगा जिसको नायलॉन साल्ट के नाम से या नायलॉन लवण के नाम से बोलते हैं। अब नायलॉन लवण को हमने क्या किया, ऑटोक्लेव में गर्म करेंगे और उसके बाद क्या प्राप्त होगा, एक प्रकार का घोल प्राप्त होगा। अर्थात हमने क्या किया, मतलब कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के 6 अणु को गर्म करने पर लीनियर फॉर्म में ये क्या होंगे, लीनियर सुपर पॉलीमर ना, ये पॉलीमर है, लीनियर सुपर पॉलीमर मतलब एक श्रृंखलाबद्ध में ये क्या होंगे कि जुड़ जाएंगे। हमने स्टार्टिंग में यही तो समझा था, यही पढ़ा था ना कि पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया मतलब क्या है, होती है इस पर, इसके वस्त्र को बनाने के लिए पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होती है। जब हम लोग ये दोनों को लेंगे मतलब ये क्या हेक्सा डाइएमीन और एडिपिक एसिड के 6 अणु को ना, उसके बाद क्या है कि जब इसको घोल को हम लोग मतलब इसको किसमें ऑटोक्लेव में गर्म करेंगे तो ये एक लीनियर फॉर्म में क्या करेंगे, सारे अणु जुड़ जाएंगे, एक लीनियर फॉर्म में जुड़ जाएंगे। अब जो ये जुड़े हुए अणु हैं ना, ये क्या होंगे कि लीनियर सुपर पॉलीमर ना। उसके बाद क्या है कि कास्टिंग व्हील ना, क्या करेंगे कि कास्टिंग व्हील, इससे उसके बाद क्या बना, नायलॉन बना। नायलॉन क्या है, गुजारा जाता है ना। मतलब यहाँ देखिए कास्टिक व्हील से उसके बाद क्या है, नायलॉन रिबन मिला। अब एक बार इसको समझते हैं। हम लोगों ने देखिए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एक रसायन लिया, साथ में हमने कौन लिया, एडिपिक एसिड, 2 रसायन लिए, दोनों के 6 कार्बन अणु लिए, दोनों को मिलाया, हम लोगों को एक प्रकार का घोल प्राप्त हुआ जिसको नायलॉन लवण के नाम से जानते हैं। इस लवण को हम लोगों ने क्या किया, ऑटोक्लेव पर हमने गर्म किया। उसके बाद हम लोगों को जितने सारे अणु थे सब क्या किए कि एक लीनियर फॉर्म में वो जुड़ गए, जिसको बोलते हैं लीनियर सुपर पॉलीमर। अब वो जो लीनियर सुपर पॉलीमर था ना, उसको क्या किया हम लोगों ने, कास्टिंग व्हील में डाला और हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, नायलॉन रिबन प्राप्त हुआ। अच्छा, हम लोग ये समझते हैं ये कास्टिंग व्हील है क्या, ये एक प्रकार का क्या है कि पहिया है ना। इस तरीके से ये घूमता रहता है, ये पहिया है। और उसी में क्या हो गया कि इस घोल को, इस जो अणु हैं सारे जो इकट्ठा हैं हुए हैं, उसमें उसको डाला गया तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, नायलॉन रिबन प्राप्त हुआ। अब नायलॉन रिबन क्या है कि ठंडा पानी में जब डाला जाएगा, ये नायलॉन रिबन प्राप्त हुआ, इसके क्या किया जाएगा कि ठंडा पानी में जब आप डालेंगे तो ये क्या है, ये मतलब बिल्कुल पिघला हुआ है। किसी भी पिघले हुए चीज़ को आप क्या करेंगे कि ठंडे में आप डालेंगे तो वो जम जाएगा। तो नायलॉन रिबन को जब ठंडे पानी में डालेंगे तो ये जम जाएगा। इसे नायलॉन रिबन को ठंडे पानी में डालने से जम जाता है। और जब वो जम जाता है तब जो जमा हुआ रिबन है ना, जमा हुआ रिबन क्या है, इसको काटना। इसके मतलब किस में काटेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, नायलॉन फ्लैक्स प्राप्त होगा। अब छोटे छोटे टुकड़े को यानी नायलॉन फ्लैक्स को अब क्या करेंगे, नायलॉन फ्लैक्स को क्या करते हैं कि नायलॉन फ्लैक्स को क्या करेंगे, उसको पिघलाना, जिससे क्या होगा कि गाढ़ा घोल प्राप्त होगा। अब गाढ़े घोल को स्पिन रेट में डालेंगे तो नायलॉन धागा प्राप्त होगा। गाढ़े घोल को
क्या करेंगे, स्पिन रेट में डालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, नायलॉन धागा मिल जाता है। अब उसे क्या है कि जो अभी देखिए जो नायलॉन धागा प्राप्त हुआ है ना, इसको क्या करेंगे, नायलॉन धागे को मशीन में लगी रील से क्या करेंगे, उसे मतलब उसे 7 से 8 गुना क्या करेंगे, खींचा जाता है। और जितना आप खींचेंगे, जितना पतला धागा आपको चाहिए होगा वहीं पर आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे, तो आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, नायलॉन धागा प्राप्त हो जाएगा। एक बार सारी प्रक्रिया आप फिर से सुन लीजिए, सारी चीज़ें जो हैं यहीं पर क्लियर हो जाएं कि फिर से देखते हैं नायलॉन प्रक्रिया क्या है। हमने पहले स्टेप में क्या किया कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ना, ये क्या है, एक प्रकार का रसायन है और साथ में क्या है, एटिपिक एसिड। ये दो रसायनों को हम लोगों ने क्या किया कि दो रसायनों को हमने, इस दोनों रसायन के 6 अणु, कार्बन अणु हमने ले लिए। उसके बाद इन दोनों से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, नायलॉन साल्ट, यानी ये एक प्रकार का घोल है, घोल प्राप्त हुआ। अब इस घोल को ऑटोक्लेव में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म जब करेंगे तो क्या होंगे, सारे जो इसके अणु हैं वह एक लीनियर फॉर्म में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब जब ये सारे लीनियर फॉर्म में जुड़ गए तो इनको क्या किया, जो पॉलीमर है उसको हम लोगों ने कास्टिंग व्हील में, यानी एक प्रकार का पहिया है, उसमें डालेंगे। हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, नायलॉन रिबन प्राप्त होगा। जब नायलॉन रिबन प्राप्त होगा तो इसे क्या करेंगे, ठंडे पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और जब जम जाएगा, जमा हुआ रिबन है उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, काटेंगे तो हम लोगों को नायलॉन फ्लैक्स प्राप्त होगा। अब ये छोटे छोटे टुकड़े को, नायलॉन फ्लैक्स को क्या करेंगे, पिघलाएंगे तो एक गाढ़ा घोल प्राप्त होगा। इस गाढ़े घोल को स्पिन रेट में डालेंगे और जितना आप लोगों को मतलब 7 से 8 गुना धागा इसे खींचेंगे, 7 से 8 गुना इसको खींचते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, नायलॉन प्राप्त हो जाएगा, बहुत बारीक महीन धागा। अच्छा, इतना हम लोगों ने ये नायलॉन की प्रक्रिया पढ़ी। अब इसके कुछ मतलब इसको किस तरीके से और समझते हैं उसको देखते हैं कि हम लोग किस पे पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया कर रहे थे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किस पे कर रहे थे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किस पे करेंगे, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और किस पर, एडिपिक एसिड और एडिपिक एसिड। इन दोनों की क्या करेंगे कि 6 अणु इन दोनों के ले लेंगे ना, इन दोनों के 6 अणु ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ चिप्स ना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, पहला हो गया। दूसरा क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, टुकड़ों में काटना क्या है कि ऑफ चिप्स। अब तीसरी प्रक्रिया देखेंगे तो इसमें क्या है, स्पिनिंग प्रोसेस है, स्पिनिंग ऑफ फाइबर। टुकड़े को पिघलाना, घोल को क्या करेंगे, स्पिन रेट में डालेंगे, टुकड़े को पिघलाना, घोल को स्पिन रेट में डालेंगे। और स्पिन रेट में डालने के बाद क्या होगा, फाइबर फ्रॉम स्पिन रेट। टुकड़े को पिघलाना, घोल को स्पिन रेट से गुजारेंगे यानी डालेंगे और इससे क्या होगा, फाइबर फ्रॉम स्पिन रेट, यानी स्पिन रेट से रेसे निकालेंगे।
अब जब हमने स्पिन से रेशे को निकाला तो क्या होगा, ड्राइंग आउट ऑफ द फाइबर, उसको क्या हम 7 से 8 गुना खींचेंगे, ड्राइंग आउट ऑफ द फाइबर, ड्राइंग आउट ऑफ द फाइबर। तो इस पे क्या करेंगे, यानी धागे को खींचना, धागे को खींचना ना। उसके बाद क्या करेंगे, डीलक्चरिंग ऑफ यार्न, मतलब उसमें कि डीलक्चरिंग की प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, डीलक्चरिंग ऑफ यार्न ना। क्या करेंगे, चमक कम करना। और चमक कम करने के लिए हमने स्टार्टिंग में बताया था, रेयान में हम लोग क्या कर रहे थे, टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी कि चमक कम करेंगे, कम करना, डीलक्चरिंग करना। उसके बाद क्या होगा कि लुब्रिकेशन ना, लुब्रिकेशन एंड क्रिम्पिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, लुब्रिकेशन एंड क्रिम्पिंग यानी घुंघराला करना। पहले हम लोगों ने देखिए धागे को खींचना, 7 से 8 गुना धागा हम लोग खींचते हैं। उसके बाद डीलक्चरिंग ऑफ यार्न, चमक को कम करने के लिए, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और लुब्रिकेशन ऑफ एंड क्रिम्पिंग यानी घुंघराला करेंगे। तो इससे क्या है कि मतलब इतना करने के बाद हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, नायलॉन प्राप्त हो जाएगा ना। अब आगे क्या देखेंगे, और इसमें कुछ पॉइंट इसमें अलग से नोट करेंगे। देखिए जो नायलॉन होता है, इसका क्या, नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन करने के लिए इसको किस में किया जाता है, नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन किस में करते हैं, और किस नंबर पर ये सबसे महीन धागा पाया जाता है और किस पर ये मोटा पाया जाता है। तो नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन किस में करते हैं, डेनियर में किया जाता है। नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन किस में किया जाता है, डेनियर में किया जाता है। ये डेनियर जो है, ये डेनियर कब कितना, ये डेनियर कितना कि 12, 15, 20, 12, 15, 20, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मतलब क्या होता है कि तक होते हैं, इतने तक क्या होते हैं। और अगर जो है कि इसमें 12 नंबर क्या होता है, 12 नंबर जो होता है ना, ये सबसे महीन होता है, सबसे महीन। और 70 नंबर जो होता है, ये सबसे मोटा होता है, सबसे मोटा होता है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन डेनियर में किया जाता है। डेनियर जो है 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक हो सकते हैं। 12 जो है सबसे पतला होता है, सबसे महीन होता है, और 70 नंबर जो होता है वो सबसे मोटा होता है। अब टाइप ऑफ नायलॉन के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था, रेयान के बारे में। तो रेयान जो है वो 3 प्रकार के थे, और नायलॉन के बारे में देखेंगे तो नायलॉन जो है वो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें पहला प्रकार क्या देखेंगे कि मोनोफिलामेंट, दूसरा क्या है कि मल्टीफिलामेंट, तीसरे नंबर पर क्या है कि स्पन फिलामेंट, और चौथे नंबर पर क्या है कि टेक्सचर्ड यार्न।
पहले ये दोनों देख लेते हैं, ये तीनों, जो कि ये तीनों क्या है, रेयान में था, मोनो था, मल्टी था, स्पन था। अब इसमें क्या है, 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। तो मोनोफिलामेंट जब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, यानी इसमें एक ही धागा होता है। इसमें क्या होता है, एक ही धागा का यूज़ करके बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक धागा रहता है। इसमें क्या है, इसमें बटाई नहीं हुई रहती, बटाई नहीं हुई रहती ना। इसकी मजबूती बहुरेशे से कम होती है, इसकी मजबूती बहुरेशीय से कम होती है। अब देखिए, आप लोगों ने एक कहानी आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ी होगी, आप लोगों की बुक में होगा, आप लोगों ने, हो सकता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसने किसने ये कहानी पढ़ी है ना, ज़रूर से बताइएगा कि किसने ये कहानी, आप लोगों ने किसने ये कहानी पढ़ी है। एक कहानी थी ना कि उसमें ये रहता है कि एक पिता रहते हैं, तो वो क्या, उनके बच्चे क्या है, आपस में झगड़ते रहते हैं ना। मतलब ये इसकी सीख क्या थी कि सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा कुछ था। बहुत क्लियर मुझे भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप लोग बताइएगा, अगर हम गलत बताएंगे तो भी बताइएगा, और जिसने पढ़ा होगा वो लोग भी बताएंगे। तो उसमें क्या आता है कि उसके पिता के बच्चे जो होते हैं, मतलब एक पिता रहते हैं, उनके बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब एक दिन क्या करते हैं कि वो एक लकड़ी का टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कई लकड़ी के जो गट्ठल होते हैं उसको लाकर रख देते हैं, और एक लकड़ी का टुकड़ा कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा लकड़ी रहता है, उसको कहते हैं इसको तोड़ो ना, तो वो आसानी से टूट जाता है। फिर 2 लकड़ी को देते हैं, कहते हैं इसको तोड़ो, वो भी आसानी से, मान लीजिए किसी तरीके से, थोड़ी मेहनत लगती है, वो भी टूट जाती है। फिर 3 लकड़ी को देते हैं तो वो नहीं तोड़ पाते हैं। मतलब यही है कि उसका मतलब यही था कि अगर कोई भी, मतलब अगर कई लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो ये क्या है कि मतलब साथ मिलजुल कर रहने से वो एक मजबूती, मतलब कोई भी कार्य क्या है कि वो आसानी से कर सकते हैं, एक साथ मिलकर कर सकते हैं। कभी भी किसी को लड़ झगड़ कर नहीं रहना चाहिए। मतलब उस क्या है, उस जो मतलब लेसन था, वो जो पाठ था, ये कहानी थी, उसकी वजह से यही सीख, उसमें यही सीख मिलती है। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर है, एक रेशा है तो इसमें क्या है, इस रेशे से इसकी जो क्या है, ये मजबूत नहीं होगा, कमज़ोर होगा ना, बहुरेशे से। सेम वही चीज़ें हैं। और आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ी है तो आप लोगों ने इसका बताइएगा ज़रूर। तो ये क्या है, मल्टी फिलामेंट। अब मल्टी फिलामेंट क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक रेशे होते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक रेशे होते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक रेशे होते हैं। इसमें कई इकहरे धागे रहते हैं। इसमें क्या है, कई इकहरे धागे रहते हैं, कई इकहरे धागे रहते हैं। इसमें कई इकहरे धागे रहते हैं। इसकी मजबूती किससे, मोनोफिलामेंट से ज़्यादा रहती है। इसमें बटाई हुई रहती है, इसमें बटाई हुई रहती है। और इससे क्या बनाया जाता है, इससे जो है, इससे ब्लाउज और क्या, ब्लाउज स्नान परिधान बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने मोनोफिलामेंट देखा, इसमें एक धागा रहता है, इसमें बटाई नहीं हुई रहती है, इसकी मजबूती जो है मल्टी फिलामेंट से कम होती है। मल्टी फिलामेंट की मजबूती मोनोफिलामेंट से ज़्यादा होती है। इसमें बटाई हुई रहती है और इसमें 2 या 2 से अधिक रेशे होते हैं और इसमें कई इकहरे धागे का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने दोनों देखी। अब स्पन फिलामेंट की बात करेंगे तो नायलॉन के छोटे छोटे धागों को मिलाकर स्पन फिलामेंट बनाया जाता है। नायलॉन के छोटे छोटे धागों को मिलाकर स्पन
फिलामेंट बनाया जाता है। तो नायलॉन के छोटे छोटे धागों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, स्पन फिलामेंट बनाया जाता है। ये कितने, ये 1.5 से कितने होते हैं, 5 इंच होते हैं। ये 1.5 से 5 इंच होते हैं। ये क्या हो गया, स्पन फिलामेंट हो गया। अब बात करते हैं टेक्सचर्ड यान की, यानी टेक्सचर्ड यान होता क्या है ना। टेक्सचर्ड यान की बात करेंगे, उसके बाद क्या है, इससे क्या बनते हैं, देखिए ये जो ना, इससे मोजे और बनियान भी बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, इससे मोजे बनियान बनते हैं। आप मोजे और बनियान को देखते होंगे, जो मोजे होते हैं, सॉक्स जो होते हैं ना, वो देखिए उंगली पर, जहाँ पैर की उंगलियां होती हैं और जहाँ पैर की एड़ी होती है ना, वहाँ पर देखिए इसके 2 जो होते हैं कि 2 परत करके, मतलब नायलॉन की 2 परतें लगाकर बनाई जाती हैं ना। तो ये क्या है कि नायलॉन के छोटे टुकड़े मिलाकर, धागों को मिलाकर बनाए जाते हैं। और ये कितने, इतने इंच के होते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि ये छोटे छोटे टुकड़े से बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े रेशे की आवश्यकता नहीं होती है। और इस पर जहाँ इसको मजबूती देनी होती है, इसकी 2 परत लगा दी जाती है। आप देखते होंगे वो दिखता नहीं है, वो क्या होता है कि उसमें 2 परतें जो होती हैं वो लगाई जाती हैं। अब बात करेंगे टेक्सचर्ड यान की। तो टेक्सचर्ड यान क्या होती हैं, इसकी सतह पर छोटे बड़े लूप ला सकते हैं। इसकी सतह पर छोटे बड़े लूप ला सकते हैं। इससे अति सुंदर वस्त्रों की प्राप्ति होती है ना। और इससे क्या होता है कि इससे अति सुंदर वस्त्रों की प्राप्ति होती है और वस्त्रों की मोटाई ज़्यादा होती है। परंतु क्या होता है, परंतु वजन क्या होता है, कम होता है, रहता है। इससे क्या बनाए जाते हैं, इससे शॉल, कंबल बनाए जाते हैं ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मोनोफिलामेंट ना, मल्टी फिलामेंट, स्पन फिलामेंट, टेक्सचर्ड यान। मोनोफिलामेंट एक रेशे से बनाए जाते हैं, एक धागे से मोनोफिलामेंट का निर्माण होता है, बटाई नहीं हुई रहती है। और यह क्या है कि इससे कमज़ोर रहता है, यानी मल्टी फिलामेंट से ये कमज़ोर रेशा होता है। फिर मल्टी फिलामेंट की बात आ जाएगी। तो मल्टी फिलामेंट क्या होता है, कई इकहरे रेशे को मिलाकर बनाया हुआ रहता है। और इसमें क्या होते हैं, मजबूती भी होती है, किससे, मोनोफिलामेंट से ज़्यादा होती है। और इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक रेशों को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें बटाई हुई रहती है। बात करेंगे स्पन फिलामेंट की। तो नायलॉन के छोटे छोटे टुकड़ों की जो होते हैं, उसके मतलब नायलॉन के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको मिलाकर बनाया जाता है। और ये इससे क्या बनाए जाते हैं, मोजे और क्या, बनियान वगैरह बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं टेक्सचर्ड यान की। तो इसकी सतह पर क्या छोटे छोटे लूप ला सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टॉवेल वगैरह पर। तो उस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे जैसे फंदे की तरह से वो निकले होते हैं ना, टॉवेल वगैरह, और आप लूप ला सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो इससे क्या बनाता है, शाल, कंबल आप देखेंगे तो ये इस तरीके से टेक्सचर्ड यान से बनाए जा सकते हैं। अब लास्ट हम लोग देखेंगे क्या है, एक कि स्ट्रेच यान। तो अभी इसका 5वां प्रकार देखेंगे, वो क्या है, ये टेक्सचर्ड यान था। अब क्या देखेंगे कि स्ट्रेच यान। ये स्ट्रेच यार्न होता क्या है कि नायलॉन के धागों को खींचकर इसकी क्या करते हैं, इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। धागे को खींचकर लंबाई को बढ़ाया जाता है। नायलॉन के धागों को खींचकर लंबाई को बढ़ाकर क्या करते हैं कि बढ़ाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि घुंघराला किया जाता है। घुंघराला
किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग जानते होंगे जब आप लोग गिफ्ट पैक करवाते हैं तो देखिए अक्सर क्या होता है कि एक उसमें प्लास्टिक का जो फूल होता है, मतलब उस तरीके से सजावट के लिए जो गिफ्ट पैक किया जाता है उसके ऊपर वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दो जैसे प्लास्टिक की तरह से इस तरीके से लंबा लंबा ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे ना, और इसको क्या करते हैं वो लोग चाकू से या किसी चीज़ से ऐसे पकड़ कर खींचते हैं, और जब खींच देते हैं तो क्या हो जाता है, घुंघराला हो जाता है ना। तो आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी, आप लोगों को समझ में आई होंगी, तो आप लोग बताइएगा कि ये क्या होता है कि जब गिफ्ट पैक करवाइए तो उसमें दो चीज़ें प्लास्टिक की तरह से होती हैं, उसको खींच कर क्या करते हैं, जब उसको खींच दीजिए तो वो जाकर एकदम ऐसे इकट्ठा हो जाती है और घुंघराले हो जाती हैं। तो वही चीज़ क्या है, टेक्सचर्ड यार्न है। क्या है, टेक्सचर्ड यार्न है। अब सॉरी क्या है, स्ट्रेच यार्न है ना, वही चीज़ें घुंघराला किया जाता है ना। यह खींचने पर फैल जाते हैं तथा छोड़ देने पर क्या हो जाते हैं कि घुंघराले हो जाते हैं। यह बॉडी के अनुसार क्या करते हैं कि आकार ले लेते हैं। बॉडी के अनुसार आकार ले लेते हैं। क्या होते हैं कि खींचने पर फैल जाते हैं, और क्या तथा छोड़ देने पर घुंघराले हो जाते हैं, तथा छोड़ देने पर घुंघराले हो जाते हैं। तो ये खींचने पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, तथा छोड़ देने पर क्या हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेच यार्न बोलते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, रेशों से वस्त्रों का निर्माण। क्या हम लोग देते हैं, रेशों से वस्त्रों का निर्माण। रेशों से तो रेशों से वस्त्रों का निर्माण, इसमें पहला क्या है कि 100% नायलॉन के वस्त्र बनाने के लिए नायलॉन के वस्त्र बनाने के लिए यह सिर्फ नायलॉन के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, यह सिर्फ किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। सिर्फ नायलॉन के बने होते हैं। 100% नायलॉन के वस्त्र बनाने के लिए यह सिर्फ किससे बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। यह वस्त्र मजबूत, भार में हल्के। यह कैसे होते हैं, यह वस्त्र मजबूत होते हैं और भार में हल्के होते हैं, कम फटने वाले होते हैं, और क्या होते हैं कि आकृति में न बिगड़ने वाले, आकृति में न बिगड़ने वाले, और क्या, टिकाऊ होते हैं। तो जो मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई भी अन्य रेशे उसमें नहीं मिलाए होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बनते हैं, नायलॉन से बनते हैं। वह कैसे होते हैं, यह सिर्फ किससे बने होते हैं कि यह सिर्फ किससे बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। यह वस्त्र मजबूत, भार में हल्के, कम फटने वाले और आकृति में न बिगड़ने वाले, और क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं कि दूसरा क्या है, मिश्रण द्वारा संयोजन करने के लिए। मिश्रण द्वारा संयोजन करने के लिए। अब ये क्या होता है कि दो प्रकार के संश्लेषित रेशों को मिलाकर इस प्रकार के रेशे जो है मतलब कुछ वस्त्र तैयार किए जाते हैं। दो प्रकार के
संश्लेषित रेशों को, दो प्रकार के संश्लेषित रेशों को मिलाकर इस प्रकार धागे बनाए जाते हैं। दो प्रकार के संश्लेषित रेशों को मिलाकर इस प्रकार के धागे बनाए जाते हैं। इसमें एक धागा नायलॉन और इसमें क्या होता है, इसमें एक धागा नायलॉन का रहता है, एक धागा नायलॉन और दूसरा धागा किसी अन्य रेशे। एक धागा क्या है कि मतलब एक इसमें एक धागा नायलॉन का रहेगा और दूसरा धागा किसी अन्य रेशे का रहेगा। बनाया जाता है। इसके बाद क्या की जाती है, बटाई ना। इसके बाद बट करके यानी क्या करते हैं कि ऐड दिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, ऐड दिया जाते हैं। जैसे कि नायलॉन और रेयान के रेशे को मिलाकर किसी प्रकार का वस्त्र तैयार करना ना। जैसे नायलॉन रेयान को मिलाकर वस्त्र तैयार करना। तो ये क्या हो गया, मिश्रण द्वारा संयोजन करने के लिए दो प्रकार के संश्लेषित रेशों को क्या करते हैं, मिलाकर इस प्रकार के धागे बनाए जाते हैं। इसमें एक धागा नायलॉन और दूसरा धागा किसी अन्य रेशे का बनाया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं कि इसको ऐड दिया जाता है, जैसे कि नायलॉन का रेशा और क्या मिलाते हैं कि रेयान का मिलाकर तैयार करते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रबलन के रूप में। प्रबलन के रूप में यानी क्या हो गया कि रेनफोर्समेंट। ये क्या होता है, नायलॉन का प्रयोग कपड़ों को मजबूती देने के लिए भी किया जाता है। नायलॉन का प्रयोग नायलॉन का प्रयोग कपड़ों को मजबूती देने के लिए किया जाता है। और इससे क्या होता है कि इससे मोजे क्या कहते हैं कि एड़ी और पंजों पर लगाए जाते हैं। इसमें मोजे एड़ी और पंजों पर लगाए जाते हैं। क्या होता है कि इसमें मोजे की एड़ी, इसमें क्या मोजे की एड़ी और पंजों पर क्या लगाया जाता है, नायलॉन लगाया जाता है। नायलॉन लगाए जाते हैं ना। और क्या होता है, साथ ही साथ कुछ हिस्सों पर नायलॉन की एक परत लगा दी जाती है। साथ कुछ हिस्सों पर नायलॉन की परत लगा दी जाती है। तो ये क्या हो गया, प्रबलन के रूप में रेनफोर्समेंट। नायलॉन का प्रयोग कपड़ों को मजबूती देने के लिए किया जाता है। और आप देखते होंगे कि जो मोजे होते हैं और मोजे की एड़ी और पंजों पर वहाँ पर डबल लगा होता है। ये किस लिए, उसको मजबूती देने के लिए लगाया जाता है। अब आगे हम लोग जैसे कि सारी रेशों की हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि विशेषताएं जो भी हैं कि भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। नायलॉन की विशेषताएं, नायलॉन की
विशेषताएं। तो पहला क्या है इधर, भौतिक विशेषताएं। तो पहले हम लोग भौतिक विशेषताएं देखेंगे, बाद में हम लोग रासायनिक विशेषताएं पढ़ेंगे। अब इसके संगठन में क्या क्या होता है, इसके संगठन में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से होता है। और इसकी क्या होती है कि जो मजबूती होती है ना, इसकी नायलॉन की मजबूती, यानी इसकी मजबूती किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से होती है। तो नायलॉन की मजबूती किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन के कारण होती है। प्रोटीन के समान संगठन, अर्थात किसके समान संगठन होता है, ये प्रोटीन के समान, प्रोटीन में हम लोगों ने पढ़ा था सेम संगठन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो प्रोटीन के समान, और साथ में आप देखेंगे तो ऊन का भी इसी से मिलता जुलता है ना। तो क्या है कि प्रोटीन के समान संगठन अर्थात, और किससे मिलता है, ऊन और रेशम से। और रेशम से क्या है कि रेशम की इसमें विशेषता विद्यमान होती है, रेशम की विशेषता विद्यमान होती है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि चमक अत्यधिक होती है ना, इसमें क्या होती है, अभी हम लोगों ने कई बार पढ़ा कि चमक जो होती है, चमक अत्यधिक होती है। और वह किससे चमक कम की जा सकती है, किसकी वजह से, टिटेनियम डाइऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ करके चमक को कम करने के लिए किया जाता है। और क्या, साथ में बोरिक सल्फेट का भी यूज़ करते हैं, बोरिक सल्फेट का यूज़ चमक को कम करने किया जाता है। और मजबूती जो होती है इसमें अधिक होती है, मजबूती अधिक होती है। टिकाऊपन क्या होता है कि इसमें चिरस्थायी। और क्या, इसमें नायलॉन का अनुप्रस्थ काट नायलॉन का अनुप्रस्थ काट जो होता है, यानी क्रॉस सेक्शनल। तो नायलॉन का अनुप्रस्थ काट कैसा होता है, छोटा और छोटे गोले, कैसे, छोटे गोले चित्तीदार दिखते हैं, चित्तीदार दिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि नायलॉन का अनुदैर्ध्य काट कैसा होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल ना। ये क्या है कि अनुप्रस्थ काट यानी क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल, अनुदैर्ध्य काट यानी लॉन्गिट्यूडनल। तो ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी। और कैसा कि गोलाकार कांच की छड़ जैसी होगी, कांच के छड़ जैसी होगी। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो नायलॉन की विशेषताएं हैं, इसकी जो संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये पूरा इसका जो इसकी विशेषताएं काफ़ी हद तक किससे मिलती जुलती हैं कि कॉटन से, और किससे, कॉटन से, ऊन से, रेशम से, प्रोटीन से और ऊन और रेशम से इसकी विशेषताएं काफ़ी हद तक इसमें सब कुछ विशेषताएं विद्यमान होती हैं। इसकी मजबूती किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन की वजह से होती है। चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, साथ में बोरिक सल्फेट का भी यूज़ करते हैं।
और मजबूती इसमें अधिक होती है नायलॉन में। टिकाऊपन चिरस्थायी होता है। नायलॉन का अनुप्रस्थ काट छोटे गोले चित्तीदार दिखते हैं और नायलॉन का अंतर्गत काट पारदर्शी गोलाकार कांच के छड़ जैसी होगी। आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्या देखते हैं कि नमी अवशोषक क्षमता का अभाव। नमी अवशोषक क्षमता का अभाव होता है और क्या होता है कि प्रत्यास्थता बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, इसकी प्रत्यास्थता बहुत कम होती है। टेंसिल स्ट्रेंथ खिंचाव व दबाव जो है वह सहने की क्षमता होती है। क्या होता है कि खिंचाव नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, खिंचाव दबाव सहने की क्षमता होती है। गर्मी ताप का क्या होता है, कुचालक। गर्मी ताप का कुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, यह गर्मी और ताप का कुचालक होता है और इसलिए गर्मी बरसात के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त होती है। ये भी लिख सकते हैं कि गर्मी व किसके लिए, बरसात के लिए, बरसात के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त होती है। तो गर्मी और बरसात के लिए कैसी होती है कि ये अनुपयुक्त होती है। साथ में देखते हैं इसमें सिकुड़न नहीं पड़ती, सिकुड़न नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, हीट सेट होता है। साथ में क्या देखेंगे, कीड़े और फफूंदी नहीं लगेंगे, कीड़े फफूंदी नहीं लगेंगे। और नेक्स्ट क्या देखेंगे, ताप का प्रभाव कुछ रेसे, ताप का प्रभाव कुछ रेसे, ताप का प्रभाव कुछ रेसे यानी 680 तथा 480 अंश फ़ारेनहाइट पर पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं। क्या करते हैं कि इस पर ये पिघल जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि नमी अवशोषक क्षमता का अभाव होता है। प्रत्यास्थता जो होती है इसमें बहुत कम होती है। खिंचाव व दबाव सहने की क्षमता होती है। गर्मी ताप का क्या होता है, कुचालक होता है। गर्मी व बरसात के लिए अनुपयुक्त होती है और सिकुड़न नहीं पड़ती, हीट सेट होता है। कीड़े फफूंदी इस पर नहीं लगते हैं। ताप का प्रभाव कुछ रेसे 680 और 480 680 तथा 480 अंश फ़ारेनहाइट पर पिघल जाते हैं। ये क्या होते हैं, जो ये नायलॉन के रेसे होते हैं, ये इस ताप पर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। अब इसका क्या हम लोग देखेंगे, रासायनिक प्रभाव। क्या रासायनिक प्रभाव क्या पड़ता है, यह रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पर देखते हैं कि अधिकांश अम्ल या क्षार रसायन, मतलब जितने भी अम्ल और क्षार हैं, इनका रसायन जो मतलब इनका क्या है कि इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है ना, किसका, अम्ल और क्षार, मतलब अधिकांश का प्रभाव नहीं पड़ता है ना, इस पर क्या है कि प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु तेज अम्ल जैसे नाइट्रिक, तेज अम्ल जैसे किस पर, परंतु तेज अम्ल जैसे नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, परंतु तेज अम्ल
किस पर, नाइट्रिक या नाइट्रिक एसिड, और किस पर, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरो आदि का क्या, हाइड्रोक्लोरिन आदि में नायलॉन पूरी तरह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिन नायलॉन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि मतलब काफ़ी अधिकांश जो है अम्ल क्षार का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ का क्या होता है, कुछ का पड़ता है, जिसकी वजह से जो तेज होते हैं ना उनका पड़ता है, और ये जो नायलॉन होते हैं ये पूरी तरह क्या हो जाते हैं कि नष्ट हो जाते हैं। अब बात करेंगे किसके, पसीने के प्रभाव की। तो पसीने का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता है। और बात करेंगे इस पर कि जब पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता, हल्का ब्लीच ना, हल्का ब्लीच इस पर कि जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग अच्छा होता है। किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग अच्छा होता है। इस पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग अच्छा होता है। रंग जो है सरलता से चढ़ता है, रंग क्या होता है कि सरलता से चढ़ता है, रंग इस पर सरलता से चढ़ता है, परंतु पक्का नहीं होता है, परंतु पक्का नहीं होता है। रंग सरलता से चढ़ता है परंतु पक्का नहीं होता है, और पक्का करने के लिए फिक्सर का यूज़ करते हैं। पक्का करने के लिए फिक्सर का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, पूरा रासायनिक प्रभाव है, मतलब अधिकांश अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ अम्ल क्षार होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पूरा क्या हो जाता है कि नायलॉन जो है वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। पसीने का प्रभाव की बात की जाए तो इस पर नहीं पड़ता है। हल्का ब्लीच किसका प्रयोग अच्छा होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्लीच जो होता है ये अच्छा होता है। रंग जो है सरलता से चढ़ता है परंतु पक्का नहीं होता है ना, और पक्का करने के लिए क्या करते हैं, फिक्सर का यूज़ करते हैं। तो ये रहा पूरा नायलॉन का चैप्टर। हम लोगों ने रेयान और नायलॉन दो चीज़ें हम लोगों ने पूरी कंप्लीट की। तो आप लोगों को अगर इसमें कहीं भी कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। काफ़ी हद तक हम लोग रेशे को कवर कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने कॉटन पढ़ा, लिनन पढ़ा, और क्या रेशम, वूल ना, और एस्बेस्टस, और क्या कि हम लोगों ने सीसल वगैरह देखा जो छोटे छोटे थे उन सबको देखा। हम लोगों ने रेयान को देखा, और किसको कि हम लोगों ने जूट को देखा, और क्या कि नायलॉन आज जो है कंप्लीट हुआ। मतलब काफ़ी रेसे जो है, काफ़ी हद तक रेसे वो कंप्लीट हो चुके हैं ना। और आप लोगों को देखिए यही जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर पॉइंट को हमने कोशिश किया है कि यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाए, कि जोड़ दिया जाए, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए ना। और भी अगर आप लोगों को कोई समस्या आती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको बताने की ना। और आज की क्लास जो है वो यहीं तक थी। अब मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो अब आज आगे की क्लास कल होगी।